हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेथड 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। और दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से हमको सही उत्तर बताना है कि कौन वह ऑप्शन सही है जो ठोस की विशेषता को नहीं दर्शाती है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बारी बारी से देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा है ठोस का एक निश्चित आयतन होता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ऑप्शन बी में हमारा है ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठोस को आसानी से संपीड़ित किया नहीं जा सकता है बल्कि गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा दोस्तों, कि ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जबकि ऑप्शन सी में था हमारा बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है। ये बिल्कुल ही सही है दोस्तों, अगर बल लगाएंगे तो ठोस हमारा क्या होता है, टूट सकता है। ऑप्शन डी में हमारा है ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वे कठोर होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठोस हमारा क्या होता है दोस्तों, बहुत ही कठोर होता है जिसके कारण उसको आकार बदलने में बहुत ही कठिनाई होती है। यानी ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपटीटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक किस अक्षर से निरूपित करते हैं। तो लेंस की क्षमता को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी। क्योंकि दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन तत्वों को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हैलोजन तत्व। और दोस्तों यह ग्रुप 17 में आता है। क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन तत्व ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा हमारा, हैलोजन तत्व के अंतर्गत ये आते हैं। और हमको ये भी याद रखना है कि हैलोजन तत्व कौन से समूह में आते हैं, 17वें समूह में आते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मात्रक है जिसका प्रयोग नाभिक के दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, नाभिक की दूरी के बारे में पूछा है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फर्मी। दोस्तों नाभिक की दूरियों को मापने के लिए फर्मी का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और इसका सही उत्तर क्या करेंगे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा क्या हमारा, बॉस आइंस्टीन। हमारा अगला सवाल है, वायु में रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु जलती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। क्योंकि दोस्तों पोटेशियम के बाद दोस्तों सोडियम सबसे अभिक्रियाशील तत्व है जिसके कारण इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाए तो यह वायु में क्या होती है, विस्फोट होने लगेगी, ये जलने लगेगी। हमारा अगला सवाल है, न्यूलैंडस द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट और निकेल। न्यूलैंडस ने कोबाल्ट और निकेल को, इन दोनों ही तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा था। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे क्योंकि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर 2018 में ये टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल था। निम्न में से किस इकाई का प्रयोग प्रणोद को मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रणोद क्या है, तो प्रणोद एक प्रकार का बल है, और बल का एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, न्यूटन। और दोस्तों उसका उल्टा क्या होता है, हमारा डाइन भी होता है। दोस्तों बल का एसआई मात्रक किसमें होगा दोस्तों, तो सीजीएस मात्रक में हमारा बल का एसआई मात्रक डाइन होता है। इसलिए प्रणोद का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा सीजीएस मात्रक में डाइन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न मात्रक से मापा जाता है? तो टेस्ला किसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। हमारा अगला सवाल है, एक्टिनाइट की परमाणु संख्या कहां से कहां तक होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 89 से 103 तक। एक्टिनाइट की परमाणु संख्या 89 से 103 तक होती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लैंथेनाइट की परमाणु संख्या कहां से कहां तक होती है, तो 57 से लेकर के दोस्तों 71 तक होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पौधों में मृत उत्तक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरेनकाइमा, जिसे हम लोग दृढ़ उत्तक बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ उत्तक पौधों में मृत उत्तक का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव। 12 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था द्रव की अवस्था होगी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी बीमा दाब की बीमा के समान है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल। प्रतिबल की जो बीमा है वो दाब की बीमा के समान है। हमारा अगला सवाल है, जड़त्व को इसके खाली स्थान के द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान द्वारा। जड़त्व को इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ ने डैश द्वारा गठित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। तत्वों में दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? सबसे कम होता है। और दोस्तों परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान संख्या का योग होता है। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह संख्या 18 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्ट गैस। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह संख्या 18 में उत्कृष्ट गैस शामिल है। हमारा अगला सवाल है, किसी एक द्रव्य को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके किसी एक द्रव्य को दूसरे में बदला जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन हमसे पूछा गया कि कौन नहीं है, और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के होने के बाद भी दोस्तों हम उन्हें पुनः उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक बार अभिक्रिया हो जाएगी तो उस तत्व को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बारी बारी से ऑप्शन में देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया है, जल का उबाल
जाकर वाष्प बनना। तो दोस्तों जल का उबलकर वाष्प बनना हमारा क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता है। चूंकि इसे संघनित करके फिर से हम क्या करेंगे, वाष्प को जल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी में हमारा क्या है, बर्फ का पिघलकर जल बनना। चूंकि दोस्तों बर्फ जब पिघलता है तो वो जल बन जाता है, और पुनः उसी जल को जब हम ठंडा में रख देंगे या फ्रिज में भर देंगे तो वह पुनः क्या होगा दोस्तों, बर्फ बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी में हमारा है लवण का जल में विलय होना। क्योंकि दोस्तों अगर लवण को जल में मिला देते हैं और तो क्या होगा, वो घुल जाएगा, लेकिन पुनः उसे अगर गर्म करके जब यदि उसका जल को हम वाष्प के रूप में हटा देंगे तो हमें पुनः क्या प्राप्त होगा दोस्तों, लवण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह भी हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी में हमारा है एलपीजी का दहन। क्योंकि दोस्तों एलपीजी का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दहन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा दोस्तों, हम इन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछा ही गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन डी एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर ए सरसों। दोस्तों उभयलिंगी के अंतर्गत सरसों, गुड़हल, गेंदा ये सब आते हैं, और उभयलिंगी में हमारा क्या होता है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाई जाती है। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया था, और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।